So hello and welcome back to another video of C programming series at 2Byte। तो जैसा कि हमने देखा है अपने लास्ट वीडियो में, हमने ये डिस्कस किया कि एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे उसे लिखा जाता है, और फिर उसके बाद हमने अपना पहला सी प्रोग्राम बनाया, हेलो वर्ल्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ना वो, जब ऐसे लैपटॉप आपको कुछ या कंप्यूटर आपका कुछ सामने से आउटपुट दे रहा है जो आप उसको फीड कर रहे हो, अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सोचा, फिर सोचते हैं कि चलो अब जब हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में एंटर कर ही चुके हैं तो क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जहां हम यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं, उस पर उसको कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसके साथ, और फिर हम यूज़र को आउटपुट दे रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं, एडिंग ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। आप कोई भी कभी भी सी प्रोग्राम लिखेंगे, आपको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप उस स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा क्या था, सबसे पहले क्या था, थैंक यू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हुआ था stdio.h। नाउ व्हाट इज दिस stdio? stdio stands for standard std I input o output dot h header। standard input output dot header मतलब ये हमारी एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए। इसकी मदद से हम printf और scanf फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन लिखा, हमने मेन फंक्शन खोला। ओके, तो आइए समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए पहले। तो हम यूज़र को आउटपुट देंगे कि अपना पहला नंबर एंटर करो। फिर यूज़र अपना पहला नंबर एंटर करेगा, उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। हम डेसिमल के साथ ये काम करते हैं, तो हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम फ्लोट वेरिएबल लेंगे, हम इंटीजर वेरिएबल क्यों नहीं लेंगे? सही कहा आपने। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप पेप्सी को 7 अप की बॉटल में नहीं डाल के पैक कर सकते हैं। पेप्सी की बॉटल में, 7 अप की बॉटल में। तो अगर मैं फ्लोट पे काम कर रहा हूँ तो मेरा वेरिएबल भी फ्लोट डेटा टाइप का होना चाहिए। तो मुझे 2 फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए। मैंने यूज़र को पहला आउटपुट दिया, एंटर योर फर्स्ट नंबर। यूज़र ने अपना पहला फ्लोट नंबर एंटर किया जो मैंने अपने फर्स्ट फ्लोट वेरिएबल में स्टोर किया। फिर यूज़र को दोबारा मैंने इनपुट देने को बोला, तो उसने दोबारा अपना एक फ्लोट नंबर एंटर किया जो मैंने दूसरे फ्लोट वेरिएबल में स्टोर किया। फिर मैंने दोनों को सम किया और एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया। तो ये तीसरा वेरिएबल क्या होगा? क्या ये इंटीजर होगा? क्या कैरेक्टर होगा? बिल्कुल सही, ये फ्लोट होगा। आपने सही कहा है। आप एक पेप्सी की बोतल को एक 7 अप की बोतल से नहीं मिला सकते हैं, लेकिन आप 2 पेप्सी की बोतल ले करके दोनों की पेप्सी को किसी थर्ड पेप्सी की बोतल में डाल सकते हैं एंड इट विल मेक कंप्लीट सेंस। बहुत बढ़िया। तो हमारा तीसरा जो वेरिएबल होगा जिसमें हम दोनों फ्लोट का सम स्टोर करेंगे, वो भी हमारा फ्लोट वेरिएबल का होगा, फ्लोट डेटा टाइप का होगा। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद हम यूज़र को आउटपुट देंगे कि आपका सम ये है, आपका प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्साइटिंग। तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और आप खुद से कोशिश कीजिए। पहले printf scanf का ही यूज़ है पूरे प्रोग्राम में, और मैंने आपको बताया कि printf scanf कैसे यूज़ करना है। तो आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए और ख़ुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर गलती होती है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जब तक प्रोग्रामिंग में आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे। अगर गलती नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आपको वो चीज़ पता है और आपको थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बट अगर गलती हो रही है, इसका मतलब है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आप सही पेस पे जा रहे हो, सही कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है आप लोग में से काफ़ी लोगों का प्रोग्राम हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ये ज़्यादा अच्छी बात है। आपके पास सीखने का एक नया मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले मैं यूज़र को अपना फर्स्ट नंबर मांगूंगा, एंटर फर्स्ट नंबर।
उसके बाद यूज़र मेरा फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, तो उसको मुझे वेरिएबल में स्टोर करना होगा, लेकिन मैंने वेरिएबल तो डिफाइन किया ही नहीं अपना। तो मैं यहाँ पे अपना एक काम करता हूँ, पहले वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप मैंने बोला था ना, फ्लोट में वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 और एक वेरिएबल बनाते हैं सम नाम के वेरिएबल में मैं अपना वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 को स्टोर करूँगा, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, XYZ ABC, बट मेक श्योर कीजिए कि वो किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं हो जो प्रोग्राम में पहले से यूज़ हो चुकी है। जैसे आप मेन फंक्शन का नाम जो है मेन वो यूज़ ना करें, आप printf यूज़ ना करें, scanf यूज़ ना करें जब आप किसी वेरिएबल को नेम कर रहे हैं। और ज़्यादा लंबा नाम मत रखिए, छोटा नाम रखिए। इससे क्या है कि आपको प्रोग्राम लिखने में आपका टाइम बचेगा और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और प्रोग्राम भी आपका थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। मैं चाहता तो मैं वेरिएबल ONE1 ऐसे कर सकता था, बट मैंने var1 लिखा, var2 लिखा। आप v1 v2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप ABC लिख सकते हैं, XYZ PQR कुछ भी लिख सकते हैं आप, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट ऐसा लिखिए कि प्रोग्राम जो है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यूज़र के नंबर को मुझे स्टोर भी तो करना है। जो पहला नंबर मैंने एंट्री ले तो लिया है तो उसे स्टोर भी करूँगा। तो क्योंकि ये फ्लोट है तो मैं %f का यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये वेरिएबल में स्टोर होगा। अब ये किस वेरिएबल में स्टोर होगा? वेरिएबल 1 में स्टोर होगा। तो अब वेरिएबल 1 में इसको स्टोर कैसे करें? तो जी हाँ, मैं यूज़ करूँगा अपने एम्परसेंड ऑपरेटर का। एम्परसेंड ऑपरेटर ये ऑपरेटर होता है ना, इसकी मदद से आप यूज़र को जो उसने आपको इनपुट किया है, आप ये पता लगाते हो कि वो किस मेमोरी एड्रेस पे जा रहा है। एम्परसेंड ऑपरेटर बेसिकली आपको सिर्फ ये बताता है कि आपका वेरिएबल इस मेमोरी एड्रेस पे आपकी वैल्यू स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं वेरिएबल 2 के साथ करूँगा। अब देखिए, मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे बस पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसे चेंज कर दूँगा, ठीक है। और मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन बहुत मेहनत है। चलिए, अब मैंने यूज़र से आउटपुट दिया उसको स्क्रीन पे, एंटर योर फर्स्ट नंबर। यूज़र ने अपना फर्स्ट नंबर दिया, मैंने उसे स्टोर किया। सेम चीज़ मैंने सेकंड नंबर के लिए किया, मैंने यूज़र को आउटपुट दिया स्क्रीन पे, फिर यूज़र ने अपना इनपुट दिया और मैंने इनपुट वेरिएबल 2 में स्टोर कर लिया है। तो अब क्या करना है? अब मुझे सम करना है। ओके, तो सम करने के लिए ये स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ऐसा कुछ इक्वल टू का यूज़ आया है उसमें, तो आपका जो प्रोग्राम है ना, आप उसको राइट से लेफ़्ट रीड कीजिए। अगर मैं लेफ़्ट से राइट आता हूँ तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन अगर मैं राइट से लेफ़्ट जा रहा हूँ तो वो कुछ ये करेगा, सेंस बनाएगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ, अगर राइट से लेफ़्ट, वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 1, ओके, दोनों का सम हुआ और वो सम में स्टोर हो गया करके। बट कई बार क्या होता है कि आपके ऐसे वेरिएबल में जिसको आपने कहीं पे इनपुट नहीं लिया, एक गार्बेज वैल्यू आ जाती है वहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंपाइलर गार्बेज वैल्यू दे देता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप उसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू सम की आपने वैल्यू 0 कर दी, तो अभी सम की वैल्यू 0 आ रही थी। अब आपने एंटर किया 5 और 6, तो दैट गोज़ विद 5.0 एंड 6.0। तो यहाँ पे आपके सम में 0 जो है वो 11.0 से रिप्लेस हो जाएगा। आप चाहें तो सम इक्वल टू 0 ना भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, बट ये एक हैबिट बना के रखिए, इससे आप अपनी गार्बेज वैल्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब यूज़र को प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं कि हमने तो भैया सम कर लिया, अब आप ले लो अपना सम। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ द नंबर्स आर %f, ओके। और किस वेरिएबल में स्टोर्ड है ये सम? जी हाँ, ये printf फंक्शन में आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे सम लिखा है। लाइन नंबर 5 भी मेरा printf स्टेटमेंट है और लाइन नंबर 10 भी मेरा printf स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जी हाँ, लाइन नंबर 5 में जो printf स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया उसमें मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, वो सिर्फ यूज़र को एक स्ट्रिंग दिखा रहा है। लेकिन लाइन नंबर 10 में जो printf स्टेटमेंट है उसमें यूज़र ने जो सम किया है ना, वो उस सम की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। %f जहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली यहीं पे। अब जब ये स्ट्रिंग रन करेगी ना, तो आपका %f नहीं आएगा, वहाँ पे अब सम की वैल्यू आ जाएगी।
इसका मतलब है कि ठीक है भैया, द सम ऑफ द नंबर्स आर %f। %f मतलब फ्लोट के रूप में, ओके। और एंड सम यहाँ पे नहीं है, इतना ध्यान रखिए, एंड सम नहीं है। एंड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे स्कैनफ होता है, प्रिंटफ के साथ एंड नहीं यूज़ होता है, कॉमा सम है। तो कॉमा सम का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि वो वेरिएबल का नाम बता रही है जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर्ड है, तो वहाँ से जा कर के उठा ली। जैसे मैंने यहाँ से बोला कि इस लाइन के चौथे घर पे राम रहता है, तुम राम को बुला करके लाओ, तो तुमने कॉमा राम लिखा। वैसे ही मैंने बोला कि कॉमा सम, मतलब सम मेरा वहाँ पे स्टोर्ड है, तुम उसको लेकर के आ जाओ बस मेमोरी से। तो वहाँ से ये लेकर के आ गया और यहाँ मैंने अपना सेमीकोलन लगाया और अब देखते हैं प्रोग्राम रन करता है या नहीं करता है। ओके, हमारा प्रोग्राम रन कर गया है और ये अब हमसे बात कर रहा है। ये मुझे बोला एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 5। एंटर योर सेकंड नंबर 6। ओके, द सम ऑफ द नंबर्स आर 11.00000। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने फ्लोट डेटा टाइप पे काम किया। अगर हम इंटीजर पे काम करते तो सिर्फ और सिर्फ 11 आता, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ जाता है ना। मतलब हर बार आपको थोड़ी इंटीजर वैल्यूज़ मिलती है ऐड करने को, कभी कभी आपके वैल्यूज़ कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये देखिए, ऐसे एडिशन को भी आसानी से परफॉर्म कर दिया। यही तो फ़ायदा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। जो काम आप पेन पेपर पे करते आपको 2 मिनट लगता है, 3 मिनट लगता है, ये 2-3 सेकंड भी नहीं लेता, चुटकी बजाते साथ ही हो जाता है आपका प्रोग्राम रन, आपको मिल जाता है आंसर, टाइम बच जाता है। इसीलिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस सिंटैक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर के हमें वो डाउट बताएं। आप अपना कोड कमेंट में लिख सकते हैं, हम वहाँ आपको बताएंगे कि सिंटैक्स में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, ये सब बहुत बेसिक चल रहा है। अगर आपको सिंटैक्स क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर सिंटैक्स क्लियर नहीं है तो थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसीलिए तो हम हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपका एक होमवर्क है, आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यही काम कीजिए, ठीक है। फ्लोट फंक्शन, फ्लोट वेरिएबल का यूज़ कीजिए, इंटीजर का यूज़ कीजिए और ये काम कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।